हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायोज्ञान फैमिली। दिस इज़ योर एजुकेटर रूही। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम फाइटो हार्मोन जैस्मोनिक एसिड के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जैस्मोनिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत। जैस्मोनिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग जैस्मिन प्लांट में भी ये पाया जाता है। फाइटो हार्मोन का एक क्लास है जिसका नाम है जैस्मोनेट। इसी जैस्मोनेट क्लास का ही एक मेंबर है जैस्मोनिक एसिड। मिथाइल ईस्टर ऑफ जैस्मोनिक एसिड जो कि मिथाइल जैस्मोनेट है, ये एक वोलाटाइल सब्सटेंस है एंड प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स। ये वो जितने सारे प्लांट्स हैं जिनमें कि ये जैस्मोनिक एसिड पाया जाता है, उसी वही प्लांट्स जब एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एसेंशियल ऑयल्स में यही मिथाइल जैस्मोनेट पाया जाता है जो कि एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। वोलाटाइल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इजीली इवापोरेट हो सकता है और गैस में चेंज हो सकता है। वोलाटाइल का अदर एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि आप जो सेंट यूज़ करते हैं या जो डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी वोलाटाइल सब्सटेंस ही है जो कि एयर के साथ मिक्स होके एक फ्रेगरेंस देते हैं। सबसे ज़्यादा जैस्मोनिक एसिड का प्रोडक्शन फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में होता है और यही इनका हाई कंसंट्रेशन देखा जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही मिलते हैं वो। जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज इन रेस्पॉन्स टू मल्टीपल स्ट्रेसेस लाइक हर्बीवोरी या पैथोजन अटैक। कोई कीड़ा कार्निवोर या कोई कीड़ा जो है, इंसेक्ट जो है या पैथोजन अटैक करता है अगर प्लांट को, तो जैस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाता है। उसी टाइम में स्टार्ट होता है जैस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस। जैस्मोनिक एसिड एंड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स या फिर इसके जो डेरिवेटिव हैं वो किससे डिराइव होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिनोलेनिक एसिड है, उसी से ही ये बनते हैं और प्लांट के डिफेंस एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट और भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मिथाइल जैस्मोनेट जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं या तो पढ़ चुके हैं, एंड आइसोल्यूसिन के साथ भी ये कंजुगेट होके आइसोल्यूसिन जैस्मोनिक एसिड भी बना सकता है। चलिए थोड़ा डिस्कवरी एंड इसके केमिकल नेचर के बारे में जान लेते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर जैस्मोनिक एसिड का है, दूसरा स्ट्रक्चर मिथाइल जैस्मोनेट का है जिसमें कि मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ है। एंड ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये लिनोलेनिक एसिड से ही बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले 1957 में जैस्मोनिक एसिड डिस्कवर हुआ था एज अ फ्रैग्रेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। जो फ्रैग्रेंस आता है कोई भी चीज़ में, चाहे वो फ्लावर हो, आप जो डीओ यूज़ करते हैं, वो एक टाइप का स्मेल, एक टाइप का फ्रैग्रेंस जो मिलता है हमें, वैसे ही फ्रैग्रेंस देखने को मिला था जैस्मिन में। और सबसे पहले यहाँ आइसोलेट किया गया था 1957 में। देन 1962 में मिथाइल जैस्मोनेट को आइसोलेट किया गया था और इसे डिस्कवर किया गया था। उसके बाद 1971 में जैस्मोनिक एसिड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर फिल्टरेट ऑफ फंगस एज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। 1971 में उसके बाद क्या देखा गया था? 1971 में उसके बाद ये देखा गया था कि एक फंगस का कल्चर जो कि लैब में कल्चर किया जाता है, पेट्री प्लेट में कोई कल्चर करते हैं फंगस को, या फिर कोई लिक्विड ब्रॉथ में जो कल्चर कराते हैं फ्लास्क में, वो वैसे ही कल्चर किया गया था। उसी कल्चर में उन्होंने पाया जैस्मोनिक एसिड, और वो जैस्मोनिक एसिड कर क्या रहा था? प्लांट के ग्रोथ को रोक रहा था, इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था प्लांट के ग्रोथ का। जैस्मोनिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैस्मोनिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड से डिराइव होता है, और होता क्या है, फैटी एसिड से डिराइव होने के बाद इसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अगर केमिकल फार्मूला की देखी जाए तो इसका केमिकल फार्मूला है C12H18 and O3।
चलिए जैस्मोनिक एसिड के बायोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैस्मोनिक एसिड इज सिंथेसाइज फ्रॉम लिनोलेनिक एसिड, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये ऑक्टाडेकानोइड पाथवे से डिराइव होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है? फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें बोला जाता है जिनके कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें बोला जाता है जिनके चेन में, फैटी एसिड का चेन आप लोग देखे होंगे इस टाइप का बनाया जाता है और यहाँ पे हेड ग्रुप रहता है जब आप फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं, बट यही जो नीचे चेन बना रहे हैं उसी को फैटी एसिड बोला जाता है और ये पॉइंट पे कार्बन पाया जाता है। यही दो कार्बन या किन्हीं दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। जैस्मोनिक एसिड सिंथेसिस पाथवे क्या है ये देख लेते हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड से सबसे पहले ये स्टार्ट होता है इसका बायोसिंथेसिस। इसमें दो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिजम। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम के मदद से पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है बोल के हमने पहले भी देख चुके हैं हम लोग। दूसरा, अलेन ऑक्साइड सिंथेज की मदद से पेरोक्साइड अलेन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और यही जगह पे जो फैटी एसिड था, चेन था फैटी एसिड का, उस यही टाइम पे वो साइक्लाइज होता है। देन अलेन ऑक्साइड जो है, अलेन ऑक्साइड साइक्लेज की मदद से वो जो साइक्लाइज हुआ है, साइकिल बना है, वो एक चेन था, चेन जो राउंड स्ट्रक्चर बना है, साइकिल एक बन गया है, वो रीअरेंज होता है और ओपीडीए बनाता है। ये ओपीडीए इसके बाद पेरोक्सिसोम को चला जाता है और रिडक्टेज एंड बहुत एक्शन ऑफ रिडक्टेज एंड बहुत सारा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस से गुजरते हुए जैस्मोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैस्मोनिक एसिड उसके बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है और कभी मिथाइल के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और मिथाइल जैस्मोनेट बनाता है, और कभी आइसोल्यूसिन के साथ जुड़ के जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन बनाता है। सिग्नलिंग पाथवे की अगर इसकी बात की जाए तो ये 26S प्रोटियाजोमल पाथवे को फॉलो करता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि सिग्नलिंग पाथवे एक्चुअली में क्या है, सिग्नलिंग का मतलब क्या है। एक्चुअली सिग्नलिंग का मतलब ये है कि टू कम्युनिकेट। आप जैसे अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, या कोई सिग्नल कोई भी सिग्नल उन्हें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप बताना चाहते हो, जताना चाहते हो, अपने फीलिंग्स हो, कुछ शेयर कर रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो, कोई बात बता रहे हो, तो कभी वर्ड्स के ज़रिए, कभी कुछ सिग्नल के ज़रिए, कभी हाथ हिला के हाय करते हैं, तो कभी मैसेज भेज के, कभी कॉल करके कुछ तो सिग्नलिंग देते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके साथ बात कैसे करते हैं। तो प्लांट भी कम्युनिकेट करते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो। हमारा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक यूनिट है सेल, और सेल में कम्युनिकेशन हमेशा होता है, और दो सेल हमेशा कम्युनिकेट कैसे करेगा? थ्रू सिग्नलिंग। ये दो सेल अपने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हर फेज में है। आप अपने लेवल पे ये चीज़ सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सोच के देखिए, आप कोई टाउन पे हैं, जैसे आपका घर कोई टाउन पे है या कहीं जाके जंगल में अकेले एक ही जगह पे है ना, और उस जंगल में ना आसपास दुकान है ना कुछ और है, तो क्या आप रह सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पे आप कम्युनिकेट किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे रह सकते हैं? नहीं। वैसे ही जिंदा रहने के लिए या फिर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही सेल्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ही बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हर चीज़ उनके बीच में जो होता है या एक ही साथ वर्क करते हैं, वो थ्रू सिग्नलिंग ही करते हैं, और यही सिग्नलिंग
कम्युनिकेशन का जरिया बनता है उनका, और वही सिग्नलिंग के प्रोसेस में वो अलग अलग प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, कई रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। मतलब सिग्नल एक ये सेल ने भेजा तो ये सेल को रिसीव करना है, तो इसके पास एक रिसेप्टर होना तो जरूरी है ना। जैसे आप कॉल करते हैं, आपने कॉल किया अपने दोस्त को, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, तो ये अगर रिसीव ही नहीं करेगा, इसको स्क्रीन टच मोबाइल का रिसीव करना नहीं आता। सोचो अगर ये रिसीव ही नहीं करेगा तो क्या आप में बात हो पाएगी? नहीं। आप दोनों में इंटरेक्शन होने के लिए आपके दोस्त का कॉल रिसीव करना ज़रूरी है। अगर कॉल से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो, या फिर आप उसको कुछ इशारा किए, कॉल छोड़िए इशारा कुछ किए, तो उसको वो इशारा समझने की ज़रूरत है। अगर वो इशारा वो नहीं समझ पाया तो आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो ये कुछ सिग्नल भेजता है और ये उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल सेंड करेगा और इसके पास रिसीवर कुछ तो होगा, रिसेप्टर होगा जो कि रिसीव करेगा। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल भेजेगा उसे बोला जाता है लाइगैंड, एंड जो प्रोटीन इसे रिसीव करता है उस लिगैंड को, उसे बोला जाता है रिसेप्टर या रिसेप्टिव एलिमेंट बोला जाता है। चलिए अभी देख लेते हैं इसका सिग्नलिंग पाथवे। जैस्मोनिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे कुछ हार्मोन हैं, फाइटो हार्मोन हैं, जो कि 26S प्रोटियोजम पाथवे को फॉलो करते हैं। 26S प्रोटियोजम पाथवे क्या है हम आगे देखेंगे। चलिए इसके सिग्नलिंग के रोल प्लेयर्स को देख लेते हैं। इसका रिसेप्टर जो है COI प्रोटीन एक है, इसका रिसेप्टर जो कि F-बॉक्स प्रोटीन है जो डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा। दूसरा है इसका रिप्रेसर, यानी ये सिग्नलिंग को जो रिप्रेस करता है, रोक के रखता है, वो है जैज प्रोटीन। और इसका लिगैंड क्या होगा? JA या फिर JA आइसोल्यूसिन या मिथाइल जैस्मोनेट, ये तीन कोई भी हो सकते हैं। जब ये बाइंड करते हैं तो ये क्या करेंगे? जब रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो जैज एंड COI प्रोटीन का इंटरेक्शन को, उन दोनों के कॉन्टैक्ट को बढ़ा देते हैं और जैज का डिग्रेडेशन करा देते हैं। और यहाँ पे कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंट्रोल हो रहा होता है? मिक। देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या है? जैस्मोनेट इंड्यूसेस यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन ऑफ जैज रिप्रेसर। मैंने क्या बोला? रिप्रेसर का काम क्या था? रिप्रेसर का काम ये था कि उस सिग्नलिंग को बंद करके रखना। तो जब इसका लिगैंड पाया जाएगा, जैस्मोनिक एसिड आ गया, जब नहीं था तब ये रिप्रेसर उसे बंद करके रखा था, उस जीन के एक्सप्रेशन को बंद करके रखा था, उस सिग्नलिंग को बंद करके रखा था। बट जब जैस्मोनिक एसिड आ गया तो होगा क्या? उस टाइम में ये जो रिप्रेसर का डिग्रेडेशन हो जाएगा थ्रू प्रोटियोजोमल पाथवे। प्रोटियोजोमल मशीनरी से उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा मिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन और जैस्मोनेट रेस्पॉन्सिव जीन का एक्सप्रेशन होने लगेगा। चलिए देख लेते हैं 26S प्रोटियोजोमल पाथवे क्या है। ये आपने पहले भी देखा होगा और सुना होगा, जहाँ पे कि अगर कोई प्रोटीन को डिग्रेड होना है तो सबसे पहले यूबिक्विटिन ATP के साथ अटैच होके एक्टिवेट होता है और उसके बाद ये E1 कॉम्प्लेक्स, E2 कॉम्प्लेक्स एंड E3 कॉम्प्लेक्स, ये तीन कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं 26S प्रोटियोजोमल पाथवे में। यही इसी प्रोटियोजोमल पाथवे का जो E1 कॉम्प्लेक्स के साथ यूबिक्विटिन ऐड होता है, एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन ऐड होता है। ऐड होने के बाद E1 क्या करता है? ये यूबिक्विटिन को E2 को ट्रांसफ़र करा देता है, E2, और खुद निकल जाता है। वो उसका काम ख़त्म हो गया, उसका काम बस यही था कि वो E2 को ट्रांसफ़र कर दे। अब जब E2 को ट्रांसफ़र वो कर दिया, E2 क्या करेगा? E3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और मिल जाएगा और E3 को ये चीज़ दे देगा। और E3 में ही एक तरफ E2 बाइंड किया हुआ है, एक तरफ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड होना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है।
अब क्या होगा, E2 यूबिक्विटिन को E3 की मदद से उस सबस्ट्रेट यानी उस प्रोटीन में ऐड करा देगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मतलब एक के बाद एक यूबिक्विटिन को ऐड करते जाएगा उस प्रोटीन में। जब ये यूबिक्विटिन इतने सारे ऐड हो जाएंगे इस प्रोटीन में तो ये एक फ्लैग की तरह काम करते हैं। मतलब ये एक दिखा रहे, सिग्नल बता रहे कि मुझे डिग्रेड कर दो, मैं काम का नहीं हूँ। ये उसी का फ्लैग है, ये उसी का सिग्नल देते हैं। चलिए देख लेते हैं जे सिग्नलिंग क्या होता है, कैसे डिग्रेडेशन होता है। देखिए, जब जे एब्सेंट है, जब जैस्मोनिक एसिड नहीं है तो क्या हो रहा है, जैज उसका रिप्रेसर है। ये डीएनए सेगमेंट है जहाँ पे जे रेस्पॉन्सिव जीन पाया जा रहा है। इसका रेगुलेटर एरिया भी होगा जहाँ पे प्रोमोटर होंगे, अलग अलग रेगुलेटरी एलिमेंट का जगह होगा। और मिक क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जैज जो कि एक इनहिबिटर है इस सिग्नलिंग पाथवे का, इसे रोक के रखता है, इसे होने ही नहीं देता है, क्योंकि अब इसका ज़रूरत ही नहीं है। सिग्नलिंग कब होती है, जब उसकी ज़रूरत होगी, हमेशा नहीं होगा, जब ज़रूरत होगी तभी। और आपने क्या देखा, जैस्मोनिक एसिड कब स्टार्ट होता है इसका सिग्नलिंग, जैस्मोनिक एसिड का सिग्नलिंग उसी टाइम में स्टार्ट होता है ज़्यादातर, जब पैथोजन कोई अटैक कर रहा हो उस प्लांट को, या कोई हर्बीवोर जो है अटैक कर रहा हो। हर्बीवोर में कीड़े आते हैं, इंसेक्ट बहुत सारे आते हैं, या ग्रास सॉपर, ये सारे आते हैं। जब वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो प्लांट नॉर्मल है, तब ये इसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, ना ही जे रेस्पॉन्सिव कोई भी जीन या कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन जब जे प्रेजेंट होता है उस टाइम में जे रेस्पॉन्सिव जीन का एक्टिवेशन होता है। कैसे एक्टिवेशन होता है, जे जब रिसेप्टर से बाइंड करता है, COI प्रोटीन से बाइंड करता है, वो क्या कराता है, जैज प्रोटीन का डिग्रेडेशन करा देता है थ्रू वही E1 E2 E3 कॉम्प्लेक्स के जरिए। देखो कैसे E2 यूबिक्विटिन ऐड कर रहा है जैज के ऊपर, और जैज उसके बाद डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड हो गया तो मिक क्या हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अभी फ्री हो गया तो अब ये इसके रेगुलेटरी एलिमेंट में बाइंड कर सकता है, इसके प्रोमोटर एरिया में, और इसका ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, जे रेस्पॉन्सिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। और इसके जो एक्सप्रेशन है, जे का जब एक्सप्रेशन होने लगेगा तो उसके रेस्पॉन्सेस दिखने लगेंगे, जो वो कराता है, जो उसका फंक्शन है। जैस्मोनिक एसिड बायोएसिड, तो जैस्मोनिक एसिड के रोल्स को बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, यानी कभी यूवी रेज के टाइम, कभी यूवी रेज को देके, कभी कोल्ड कंडीशन में, कभी हाई टेम्परेचर में इसके लेवल को चेक किया गया था, यानी कितना अमाउंट में क्वांटिफिकेशन किया गया था, यानी कितना अमाउंट में जे उस टाइम में प्रेजेंट है उस प्लांट में, ये देखा गया था, ताकि ये पता किया जाए कि वो करता क्या है, इनहिबिट कर रहा है या ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए क्वांटिफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या लिए गए थे, या प्रॉपर्टी क्या क्या देखा गया था, क्योंकि जे इनहिबिट करता है बहुत सारे प्रोसेसेस को, ग्रोथ को, इसलिए इसका इनहिबिटरी प्रॉपर्टी के टाइम पे उसका लेबल चेक किया गया था। सीनेसेंस के टाइम पे इसका लेबल चेक किया गया था, क्योंकि ये सीनेसेंस को प्रमोट करता है। सीनेसेंस का मतलब नॉर्मल मतलब है एजिंग के प्रोसेस को जैस्मोनिक एसिड स्पीड अप कर देता है। तो उसी एजिंग के टाइम पे जैस्मोनिक एसिड या सीनेसेंस के टाइम पे जैस्मोनिक एसिड का लेवल को चेक करके इसका रोल्स को पता किया गया था। और क्या, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिशन, ये सीडलिंग के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो जैस्मोनिक एसिड से ट्रीट करने के बाद ग्रोथ को देखा जा रहा था कि किसका ग्रोथ कितना हो रहा है, अगर जैस्मोनिक एसिड देने के बाद ग्रोथ बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चेक किया जा रहा था। और जैस्मोनिक एसिड कितना अमाउंट में दिया गया, ये भी देखा जा रहा था। अभी रिया के जरिए रेडियो इम्यूनोएसे
ये जिसमें कि ये इम्यूनो ऐसे है, यानी इसमें एंटीबॉडी का यूज किया जाता है और जैस्मोनिक एसिड का लेवल पता किया जाता है। ये अभी अभी फंक्शन में आया है। जैस्मोनिक एसिड बायोसे में सबसे मेन दो बायोसे हैं, जो ओट लीफ बायोसे एंड सीडलिंग बायोसे। ये दो बायोसे सबसे ज़्यादा फॉर्म किए जाते हैं। पहला जो ओट लीफ बायोसे है वो सीनेसेंस के लिए यूज़ किया जाता है, सीनेसेंस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दो प्लांट लिए गए और इसमें जैस्मोनिक एसिड से इन्हें ट्रीट किया गया, तो जैस्मोनिक एसिड हमेशा करता क्या है, सीनेसेंस को प्रमोट करेगा। तो एक नॉर्मल प्लांट लिए होंगे वाइल्ड टाइप, जिसमें सब कुछ नॉर्मल होगा, और एक म्यूटेंट लिए होंगे, इसमें कुछ कमी होगा, जैस्मोनिक एसिड उसमें नहीं बन पा रहा होगा या जैस्मोनिक एसिड से वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा होगा, कुछ तो म्यूटेंट, कुछ कमी होगा, उसे ही म्यूटेंट प्लांट बोला जाएगा। कुछ अल्टरेशन होगा, वो नॉर्मल नहीं है। दोनों में जैस्मोनिक एसिड को जैस्मोनिक एसिड से ट्रीट किया गया और देखा गया कि सीनेसेंस कितना हो रहा है, एजिंग कितना हो रहा है, तो पता चल जाएगा कि जैस्मोनिक एसिड क्या करता है। यही किया जाता है ओट लीफ बायोसे में। एंड सीडलिंग बायोसे में क्या होता है, जैस्मोनिक एसिड प्लांट्स को पहले ग्रो किया जाता है और उन प्लांट्स में जैस्मोनिक एसिड से ट्रीट किया जाता है प्लांट को, और देखा जाता है कि कितना ग्रोथ इनहिबिट हो रहा है, जैस्मोनिक एसिड डालने के बाद इनहिबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही जैस्मोनिक एसिड बायोसे में किया जाता है, यही दो बायोसे में। चलिए पहला बायोसे देख लेते हैं, जो कि सीनेसेंस को लेके है। प्लांट डेफिशिएंट इन द जैस्मोनेट प्रिकॉसर प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ जैस्मोनिक एसिड। ये बायोसे में क्या किया गया था, दो प्लांट लिए गए थे, दो वैरायटी के प्लांट लिए गए थे। एक था वाइल्ड टाइप, दूसरा था म्यूटेंट। वाइल्ड टाइप मतलब क्या, वाइल्ड टाइप का मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये प्लांट नॉर्मल प्लांट होता है, इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं है। दूसरा है म्यूटेंट प्लांट, जिसमें कि इस पे वो म्यूटेंट प्लांट लिया गया था जो कि जैस्मोनिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा था। मतलब ये प्लांट में कोई भी कंडीशन हो, जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रिक्वेसर ही नहीं है, मतलब लिनोलेनिक एसिड में ही डिफेक्ट है, और इसीलिए ये जैस्मोनिक एसिड ही नहीं बना पाएगा, और इसीलिए इसे जैस्मोनिक एसिड का म्यूटेंट बोला जाता है। तो ये दो टाइप के प्लांट लिए गए और इन्हें पैथोजन से अटैक किया गया, फंगल पैथोजन से अटैक किया गया, जिसका नाम था ये ब्राडाइसिया इम्पेसेंस नाम का फंगल पैथोजन से अटैक किया गया था। अटैक करने के बाद वो ये देखे कि उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। वो देखे क्या, एक्सट्रीमली हाई अमाउंट में मोर्टालिटी देखा गया, मतलब डेथ देखा गया। किसमें? जो कि म्यूटेंट प्लांट थे उनमें। बट वाइल्ड टाइप प्लांट्स वर अनअफेक्टेड, बट जो वाइल्ड टाइप थे वो अनअफेक्टेड थे, मतलब उनमें कोई भी डेथ नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वाइल्ड टाइप में तो जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, बट म्यूटेंट में जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्लांट से डिफेंस नहीं देगा। देन एक्सोजेनियस एप्लीकेशन ऑफ मिथाइल जैस्मोनेट रिड्यूस द मोर्टालिटी ऑफ म्यूटेंट प्लांट। उसके बाद क्या किया गया, इनके जब देखा गया कि पैथोजन अटैक किया गया तो इनका डेथ होने लगा। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या किया, बाहर से एक्सोजेनियस मतलब बाहर से सिंथेटिक यानी जो ह्यूमन मेड है, प्लांट खुद से नहीं बना रहा, बाहर से बना हुआ जैस्मोनिक एसिड को डाला गया। जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट में डाला जाता है, अलग अलग फर्टिलाइज़र हो जिसे आप सार बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, वो सारा डाला जाता है। वैसे ही बाहर से ही अप्लाई किया गया मिथाइल जैस्मोनेट, और उसके बाद देखा गया कि ये जो डेथ हो रहा था ना, इसका डेथ का परसेंटेज कम हो गया।
wound responsive genes were shown not to be induced by wounding of mutant plant, but the same transcript could be induced by exogenous application of मिथाइल जेस्मोनेट। तो यहाँ से कंक्लूड क्या किया गया, कंक्लूड ये किया गया कि अगर म्यूटेंट होगा यानी जेस्मोनिक एसिड उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तो जेस्मोनिक एसिड का सिग्नलिन ही नहीं चलेगा और ना ही उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, यानी एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए नहीं बनेगा यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जेस्मोनिक एसिड जब होता था तब सिग्नलिंग में आपने देखा कि वो एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था। ट्रांसक्रिप्शन से बनता क्या है, एमआरएनए ही तो बनता है और वो आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट होगा थ्रू ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखा ये गया, कंक्लूड ये किया गया कि म्यूटेंट अगर प्लांट हो तो उसमें तो जेस्मोनिक एसिड है ही नहीं, तो वो कहाँ से सिग्नलिंग चलाएगा, सिग्नलिंग नहीं चलाएगा तो ना ही एमआरएनए बनेगा ना ही उसका प्रोटीन बनेगा, जिनका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो वुंडिंग का वुंड जो हुआ है, जो इनमें डैमेज हुआ है या पैथोजन ने डैमेज जो किया है, चाहे वो पत्ते को खा गया हो या पूरे प्लांट को ज़्यादा डैमेज कर दिया हो, उसका हीलिंग कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बट अगर एक्सोजेनियस अप्लाई कर दो, बाहर से अप्लाई कर दो, तो उसका जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जेस्मोनिक एसिड का रेस्पॉन्स दिखने लगेगा। दूसरा क्या देखे थे, ये देखिए ग्राफ में डिपिक्ट किया गया है कि जेस्मोनिक एसिड कितना अमाउंट में पाया जा रहा है और वो सर्वाइवल को कितना अफेक्ट कर रहा है। जब फ्लाई या कोई लार्वी से उन्हें अफेक्ट किया जा रहा हो, इन्फेक्ट किया जा रहा हो, तो देखिए जब लार्वी से अफेक्ट किया जा रहा है, कोई पैथोजन से अफेक्ट किया जा रहा है, तो प्लांट का सर्वाइवल कुछ टाइम के बाद म्यूटेंट प्लांट में पूरा डाउन चला जा रहा है, प्लांट का डेथ स्टार्ट हो जा रहा है। बट जो वाइल्ड टाइप है, जो नॉर्मल प्लांट है, उनमें डेथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें तो सिग्नलिंग नॉर्मल है और उनमें तो सिग्नलिंग देखी जाएगी, जेस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग चलेगी, तो वो डेथ को रोकेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ना। दूसरा देखिए सीनेसेंस, एक्सोजेनियस एप्लीकेशन ऑफ जेस्मोनिक एसिड स्टिमुलेट लीफ सीनेसेंस। अगर बाहर से अप्लाई किया जाए जेस्मोनिक एसिड तो ये लीफ के सीनेसेंस को, एजिंग को बढ़ा देता है अराबिडोप्सिस प्लांट में, और ये सबसे पहले अराबिडोप्सिस प्लांट में ही देखा गया था। और वाइल्ड टाइप क्यों बोला गया है, क्योंकि नॉर्मल प्लांट है ये। जेस्मोनेट कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेस इन लेवल्स एज द सीनेसेंस डेवलपमेंटली। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एज का लीफ होगा उसमें उतना ही ज़्यादा अमाउंट में जेस्मोनिक एसिड पाया जाएगा, क्योंकि जेस्मोनिक एसिड का तो काम ही है उसे एजिंग का प्रोसेस को स्पीड अप कराना। मतलब जितना ज़्यादा उसका एज हो रहा होगा उतना ज़्यादा जेस्मोनिक एसिड पाया जाएगा। एज डिपेंडेंसी, ओल्डर लिप्स सीनेसेंस मोर रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू द जे देन यंगर लिप्स। अगर ओल्डर लिप्स को जे से ट्रीट करोगे तो वो सब और ज़्यादा जल्दी ओल्ड होने लगेंगे, उनका एज और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। बट यंगर लिप्स में जे से ट्रीटमेंट अगर किए तो उनका जो एजिंग का प्रोसेस उतना ज़्यादा स्पीड अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओल्डर लिप्स में ऑलरेडी वो एजिंग का प्रोसेस पहले से स्टार्ट है, तुम जे अप्लाई करके उसे और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो। बट यंगर में तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, जो लिप अभी बना है उसमें डेथ क्यों स्टार्ट होगा, जब पैदा हुआ तभी क्यों मरेगा वो। तो देखिए होता क्या है, एज हो, शुगर हो, अलग अलग डेवलपमेंटल सिग्नल जब मिलता है तब सिग्नलिंग एक्टिवेट होता है जेस्मोनिक एसिड का, और जीन्स का एक्टिवेशन होता है। जीन्स का एक्टिवेशन में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये जीन्स जे कराता क्या है, फोटोसिंथेसिस को हॉल्ट कर देता है, यानी
ये मेनली क्लोरोप्लास्ट को डिग्रेड करा देता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और आरओएस को बढ़ा देता है। एजिंग को बढ़ाने के लिए आरओएस का प्रोडक्शन ज़रूरी है, इसीलिए आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो एजिंग स्पीड हो जाती है और उसके बाद उसका सेल डेथ होने लगता है और एजिंग स्पीड हो जाता है। देखिए इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं। जैस्मोनेट का बहुत सारे की क्रूशियल रोल प्ले करता है और की रेगुलेटर है डेवलपमेंट का, फिजियोलॉजी का एंड डिफेंस सिस्टम का प्लांट्स में। ये कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक टाइप का सेंट है, यानी फ्रैग्रेंस है या तो ऑर्डर है। These are accumulates in response to UV लाइट और एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या UV लाइट इन प्लांट्स को मिलने लगे तब भी जैस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है प्लांट को डिफेंस देना। हर्बीवोरी अटैक जब होता है उस टाइम में टिश्यू डैमेज हो जाए। हर्बीवोरी अटैक मतलब जो हर्बीवोर है, जो प्लांट मटेरियल को खाते हैं, जो भी एनिमल हो, वो जब प्लांट को अटैक करते हैं, चाहे पत्ते को अटैक करें या अलग अलग पार्ट में अटैक कर सकते हैं, कहीं भी अटैक करें तो वो टिश्यू डैमेज करते हैं। तो उसी टाइम में जे सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और जीन्स का एक्टिवेशन कराने लगता है। कौन से जीन्स का एक्टिवेशन करेगा? एंटी हर्बीवोरी जीन्स का। वो करेंगे क्या? वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब जैस्मोनिक एसिड या मिथाइल जैस्मोनेट को वो जीन का सिंथेसिस करने लगेंगे। वो जीन का सिंथेसिस के चलते वो डिफेंस देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसका एग्जांपल में। जब सबसे पहले देखिए ये कीड़ा ये प्लांट के पत्ते को अटैक किया, उसको खाने लगा। जैसे ही खाने लगा प्लांट में जे सिग्नलिन का ट्रिगर हुआ, प्लांट एक्टिवेट हो गया कि मुझे कोई डैमेज कर रहा है, मुझे डैमेज नहीं होने देना है। तो ये क्या करेगा? उस टाइम में जे सिग्नलिन को एक्टिवेट करके मिथाइल जैस्मोनेट बनाने लगेगा। जब मिथाइल जैस्मोनेट बनाया तो ये तो वोलाटाइल है ना, एयर के साथ मिक्स हो सकता है। वो मिक्स होके आसपास में स्प्रेड हो गया। आसपास में स्प्रेड हो गया तो आसपास में जो ये कीड़े खाने वाले अलग जो फ्लाइज थे उन्हें वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो ये प्लांट के पास आएंगे अट्रैक्ट होके, और ये कीड़े जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो उनका खाना है, वो उन्हें दिखेगा। दिख जाने के बाद एक कीड़े को खा जाएंगे। तो ये एक टाइप का डिफेंस हुआ ना प्लांट का। इट कैन ऑल्सो इंड्यूस टेंड्रिल कॉयलिंग। ये टेंड्रिल के कॉयलिंग को भी इंड्यूस कर सकता है। जैस्मोनिक एसिड और क्या करता है? लीफ सीनेसेंस को प्रमोट कर सकता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखिए ये एजिंग कराता कैसे है, सीनेसेंस कैसे कराता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर देता है। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन ही होने लगेगा तो उसमें कहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा? C3 साइकिल या कुछ भी साइकिल उसका जो चलता है उसके क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ से चलेगा, कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो जिंदा कैसे रहेगा? जैस्मोनिक एसिड एंड मिथाइल जैस्मोनेट हैव बीन प्रूवन टू इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड स्टिमुलेट ट्यूबर फॉर्मेशन। और ये करता है क्या है? रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है और ट्यूबर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, उसको पुश करता है कि रूट का ग्रोथ ना हो और वहाँ पे ट्यूबर बनने लगे। जैसे पोटैटो में ट्यूबर बनता है वैसे ही। देखिए फिजियोलॉजिकल रोल में मैंने यही बात बताया। जब सबसे पहले उंडिंग होगा, एक कीड़ा जाके एक पत्ते को खाने लगा तो ये इसे डैमेज करने लगा। जब डैमेज करने लगा प्लांट एक्टिवेट हो गया। ऑब्वियस बात है, आपके बॉडी में आपको कोई डैमेज करे तब आप एक्टिवेट नहीं होते हैं क्या? आपको मच्छर काटता है तो आपको जब पता चलता है या तो आप उसे भगाते हैं या तो मार डालते हैं, ये दो चीज़ करते हैं। प्लांट भी तो अपना डिफेंस दिखाएगा, तो वो भी यही करता है। वो एक डिफेंस में वो क्या करता है? वो मिथाइल जैस्मोनेट बनाने लगता है। मिथाइल जैस्मोनेट क्या करेगा? वोलाटाइल है तो आसपास के एरिया में एयर के साथ मिक्स होके आसपास के एरिया में जो फ्लाइज थे उन्हें अट्रैक्ट करता है ताकि इस कीड़े को खा जाएं वो लोग आके। दूसरा क्या करता है? और ये दूसरे तरीके से
और उंडिंग को कैसे वो डील करता है, उंडिंग को डील ऐसे करेगा। जब सबसे पहले ये आके पत्ते को खा रहा था, इसको ऊंड दे रहा था, इस टाइम में इसको ये बहुत यमी लग रहा था। पत्ता जो है इसका खाना है, तो ये इसे बहुत अच्छा लग रहा था, यमी बोल रहा है, देख तो रहे हैं। जब वुंडिंग हो गया तो जेस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस होने लगा ये प्लांट में, क्योंकि ये डिफेंस देगा, इसीलिए ये एक्टिवेट हो गया। और जेस्मोनिक एसिड जब बनने लगा, जेस्मोनिक एसिड क्या करेगा, जाके ऐसे प्रोटीन्स को बनाने लगेगा जो कि ये जो हर्बीवोर या कीड़ा है उसके पेट में जाके उसे डाइजेशन में अल्टर करेगा। डाइजेशन होने ही नहीं देगा, हजम होने नहीं देगा। बहुत सारे प्रोटीनेज इनहिबिटर को वो जीन से सिंथेसाइज करेगा। एमिनो एसिड कैटाबोलाइज एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा, बनाने लगेगा, ताकि इसको मारने में हेल्प करें, वो इसको हटाने में हेल्प करें। और उस टाइम में क्योंकि इतने सारे चीज़ बन जाएंगे और उसके बॉडी में चले जाएंगे, ये तो खा रहा है ना पत्ता, उसी खा रहा पत्ता, तो उसी जगह पे ये प्रोड्यूस होंगे, तो ये भी तो उसके बॉडी में जाएंगे। तो उसके बॉडी में जाने की वजह से वो हजम नहीं कर पाएंगे, और क्या करेंगे, उसके जो एलिमेंटरी कैनाल है वहाँ भी बहुत सारे चीज़ को इनहिबिट कर देते हैं। तो एलिमेंटरी कैनाल बहुत सारी चीज़ को जब इनहिबिट करेंगे तो ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा ना, ये प्लांट से, और उसे अटैक करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसको लगा कि अभी इसमें खतरा है। पहले क्या लगा था, इसको अच्छा लगा, ये इसका खाना है, जाके खा रहा था, बट अभी देखा कि खतरा है, इसीलिए वो साइड हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट में जेस्मोनिक एसिड डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो देखिए हम लोगों में फिजिकल रोल्स या तो फंक्शंस में क्या देखें, ये हर्बीवोरी से प्रोटेक्शन देता है, वुंड रेस्पॉन्स देता है, पोलन का डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है और ट्यूबर फॉर्मेशन कराता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी बायोसिंथेसिस कराता है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट में, डिफेंस के टाइम में एक्टिवेट होते हैं, जैसे डिफेंसिन हो, जो आपने देखा कि डिफेंस देना है पैथोजेन से, या वो कीड़ा को हटाना था, तो जो पैथोजेन या डिफेंसिन जो प्रोटीन है उसे सिंथेसाइज करना हो, ये सारा चीज़ में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो यही सारे जो प्रोटीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सिंथेसाइज होते हैं, उन्हें ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जाता है, जो कि प्लांट को डिफेंस में, ग्रोथ में, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज़ इट फॉर जेस्मोनिक एसिड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू।